जय हिंद अर्जुन हाँ, भाई। जय हिंद भाई। तो हमारे साथ गगन भाई जुड़ चुके हैं। कैसे हो गगन भाई? बढ़िया है, बिल्कुल सब ठीक है। सभी श्रोताओं को पहले माफी चाहूंगा कि 8 बजे का समय था और थोड़ा विलम्ब हुआ। हाँ हाँ, वो तो सही है गगन भाई। तो ये इनका आपको थोड़ा सा मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ। ये गगन जी परमार है। ये करंट में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से फर्स्ट ईयर में अध्ययन करते हैं। ये भाई इनका बीए मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये। और इससे बढ़ के बात ये है कि ये परोपकार परम धर्म को अपनाते हैं। तो गगन जी, जय हिंद। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जैसा कि आप आपने बताया कि मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, जनसंचार कर रहा जी हूँ। और जी वहाँ जी से साथ ही में एनसीसी कैडेट के रूप में भी मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी और जी। साथ में परिचय के रूप में जिस तरह अपना आज जुड़े हैं, जिस जो आज अपना हाँ मोटिव है वो मैं जी लेकर सर। आऊँ। तो करीब 20 दिन पहले की बात है। जी सभी नॉर्मल जैसे हम सभी देख रहे थे, महामारी में अलग अलग खबरें आ रही थी, भीषण खबरें आ रही थी जिनको देखने का मन नहीं करता था। उनको देखने के हाँ। बाद मीडिया को कोसना, फिर सरकार को कोसना, ये कमी वो कमी, तो ये सब वो हम भी कर रहे थे। लेकिन फिर जी। मन में ये सवाल आया कि बाद में जब ये महामारी चली जाएगी तो भविष्य जब हाँ हमसे सवाल पूछेगा कि यार आपने ये महामारी में क्या काम किया, लोगों की क्या? कैसे मदद करी, करी भी या नहीं करी, आपका क्या योगदान ये रहा उसमें। तो ये सवाल मन जी को झकझोर रहा था। और उसी समय हाँ हमारे माखनलाल के सीनियर्स ने हमें मौका दिया कि आप हमारे साथ जुड़िए। वो ऑलरेडी ये काम पहले कर रहे थे, प्लाज्मा के ऊपर लोगों को प्लाज्मा डोनर्स तक मिलवाना, ब्लड डोनर्स तक जी पहुंचवाना। और साथ जी में वेंटिलेटर और बेड के केस इतने आ गए थे कि रात के 4-4 बज जाते थे। मतलब पता नहीं चलता था दिन कब हुआ रात कब हुई। घर की चार दीवारी में बैठकर कैसे लोगों की मदद की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे सोशल जी। मीडिया का सदुपयोग हम कर सकते हैं, ये इस दौर में हमने, हमारी टीम ने दिखाया। तो जैसा कि गगन जी ने बताया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट के आप वो सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप इसको किस रूप में यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर है। जैसे कि गगन जी ने यूज करा सोशल नेटवर्किंग साइट का। इनसे मैं काफी पहले से जुड़ा हूँ। काफी दिनों से मैं इनकी सोशल साइट्स पे इनकी पोस्ट देख रहा था। ये काफी लोगों को मदद कर रहे हैं। तो गगन जी, आपकी टीम में कुल कितने लोग हैं? वो कैसे वर्क कर रही है अभी? सर्वप्रथम मैं जिस टीम में जुड़ा उसमें मात्र 250 लोग थे। लेकिन बाद में जब अलग अलग टीमें मालूम चला कि काम कर रही हैं ऑलरेडी भोपाल में, इंदौर में, मध्य प्रदेश के अलग अलग जी शहरों में, तो उस सभी जी टीमों जी में मैं जुड़ा ताकि जहाँ से भी लोगों की मदद कर सके, जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन सही मिल सके, सही जानकारी मिल सके। तो मैं लगातार टीमों से जुड़ता गया। करीब आज 7 से 8 टीम में हम जुड़े, वो काम कर रहे हैं। शुरुआती टीम में जिसमें जुड़ा, जिसको मैं श्रेय देता हूँ, जिसने मुझे आगे बढ़ाया और लोगों की मदद करने का अवसर दिया, वो जी जेकी द वॉइस टीम है, जिसका फेसबुक पर इंडिया का पहला रेडियो शो भी है, जेकी द वॉइस नाम से। और सहयोग टीम है जी जिसमें हमारी टीम में मेडिकल क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर भी हैं साथ में, और कुछ समाज सेवा करने वाले छात्र संघ से जुड़े हुए साथी हमारे, सभी मिलकर अलग अलग विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गगन जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हमारे धर्म की एक बात ही रही है कि हमारे धर्म में एक बात है कि परोपकार परम धर्म। क्योंकि धर्म से बढ़ के परोपकार है। और आप उस बात बिल्कुल। को निभा रहे हैं तो गगन जी, जैसे कि आज करंट सिनेरियो में जो एक महामारी, एक कोरोना के अलावा जो दूसरी महामारी है ब्लैक फंगस करके, उसके बारे में मेरी आपसे बात भी हुई थी। तो आप उसके कुछ जो कारण आपने मुझे बताए थे वो कृपया दर्शकों को भी बताइए। कोरोना महामारी से ठीक होने के बाद एक बीमारी लोगों को हो रही है, ब्लैक फंगस जिसको कह रहे हैं जी हम। और ये जी बीमारी कोई अभी नहीं है, लोग की सोच रहे होंगे कि अभी निकल कर आई है, ये बहुत पहले से ये हमारे दुनिया में पैर पसारे हुए है। लेकिन अभी हाँ कोविड से ठीक होने के बाद लोगों को ये ज्यादा असर कर रही है। इसके कारण कुछ बताए गए हैं। तो बताने ये कारण बताए गए हैं प्रमुख, कि जो हाँ स्टेरॉइड लोगों को दी गई है हाँ वो, उसका गलत तरीके से मतलब मरीजों को देना कि इनको स्टेरॉइड लगेगा, वो ठीक तो हो गए उस समय के लिए, लेकिन बाद में ये हाँ उसका रिएक्शन दिख रहा है। और साथ में जो कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में
डिस्टिल्ड वाटर यूज होना चाहिए, उसकी जगह पानी का यूज कर रहे हैं। हम भी घर पर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कंसंट्रेटर रखे रखे हुए हैं, और अस्पताल में भी कहीं ये लापरवाही दिखी है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि जानकारी, पूर्ण जानकारी ना होना सभी के पास, जो कुछ हाँ, घर पे अभी पेशेंट है उन्हें भी। उन्हें जानकारी नहीं होना, और हमारे में हम यही देखना है। पहले कहा गया कि N95 मास्क बहुत सही है, और बाद में सही है। बीच में कह दिया गया कि WHO ने कि ये भी नहीं बचा पाएगा, और अब डबल से कह दिया कि ये वापस से। प्लाज्मा का आपने देखा कि प्लाज्मा के लिए कहा गया कि प्लाज्मा बहुत कारगर है, और अब हाँ, ICMR और उसकी रिपोर्ट कह रही है कि प्लाज्मा थेरेपी को बंद होना चाहिए, और बंद कर दिया गया है। तो ये अभी कुछ असमंजस भी बनी बनी हुई है स्थिति मेडिकल क्षेत्र में कोरोना को लेकर। तो यही हाल ब्लैक फंगस का भी दिख रहा है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि गगन जी की टीम पिछले 1 महीने से मैं भी देख रहा हूँ कि प्लाज्मा डोनेट के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। पर आज इनके सामने एक नई समस्या है, जो है ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। ये लिप्सोफोम एफोन एमोर 40 बी। एम्फोटेरेसिन जी, भी, हाँ। एम्पोटेरिसी बी। तो इसके लिए मैं आपको एक मेरी भी एक बताना चाहूंगा। मैं अभी जो एक केस मैंने इनको करा था ट्रांसफर, तो एक हमारे मित्र हैं, उनके एक कजिन को ब्लैक फंगस हो चुका था। उनका मेरे पास एक दिन मैसेज आया, उनको यही इंजेक्शन चाहिए था। तो मेरे पास जैसे ही ये आया, मैंने गगन जी को भेजा, बोला इनसे कि आपकी टीम के थ्रू आप ये इसके अगर हो सकता है व्यवस्था तो आप इसका करिए। तो गगन जी ने आप मानेंगे नहीं, काफी कम समय में ही इन्होंने मेरे उत्तर दिया, और इनने उसकी व्यवस्था के लिए मुझे जानकारी दी कि किस प्रकार से उसकी व्यवस्था हो सकती है। बाकी एक बात है कि उसकी कमी है, गगन जी ने यह मुझे बताया। तो गगन जी आप उसके बारे में बताइए कि क्या है उसकी अभी कंडीशन हाल फिलहाल में अपने MP में। अभी कोरोना काल से पहले की बात करें तो ये समझिए कि ना के बराबर उसकी डिमांड कंपनियों को रखते थे मेडिकल के जो लोग होते थे कि यार मेडिकल क्षेत्र में इसकी डिमांड थी नहीं, ये बीमारी रेयर थी। लेकिन अभी इसकी जी, मांग बहुत तेज बढ़ी है। तो इसके लोगों को अभी असमंजस है कि ये ले तो ले कहाँ से मिलेगी हमें जिनको जरूरत है। तो इसकी गाइडलाइन भी सही। अभी जारी करी है कुछ दिन पहले। तो सरकारी अस्पताल जो चिन्हित है सरकार द्वारा, वहां तो डायरेक्ट दिया जा रहा है। सरकार को अस्पताल कहती है कि हमें इतने इंजेक्शन की आवश्यकता है, तो उनको डायरेक्ट दे देते हैं। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल में अभी नियम बनाए गए हैं, वो नियम ये है, गवर्नमेंट ने किया है, वो फॉर्म फिल करवाना होगा और अस्पताल खुद भरेगा। फॉर्म फिल करने के जी, बाद उनको जो हाँ, प्रिस्क्रिप्शन लेटर है कि भैया इनको इंजेक्शन लगने हैं, कितने लगने हैं और कब लगने हैं, वो सब उसमें डिटेल होगी। जी, पेशेंट का आधार कार्ड और जो MRI रिपोर्ट है, ये चारों चीजें लेकर जानी है कहाँ पर? हाँ, गवर्नमेंट के जो अधिकृत कॉलेज है, जैसे भोपाल की बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया, वहां पे हमें लेके जाने हैं। और वहां के जो डीन है हाँ, वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे और हमें जानकारी देंगे जी, कि कौन से मेडिकल पर हमें इंजेक्शन मिलेंगे, या हो सकेगा तो वो खुद प्रोवाइड करवा देंगे। ये इसकी लीगल प्रोसेस है। इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसेस अभी तक नहीं है। जी। राहत राहत भरी खबर यह है कि 2000 इंजेक्शन हमारे मध्य प्रदेश में ऑलरेडी, 10,000 इंजेक्शन का ऑर्डर अभी दिया है, तो वो भी जल्द शीघ्र अलग अलग किस्तों में आने वाले हैं। जी, हाँ, तो ये काफी अच्छी बात है हमारे प्रदेश के लिए कि हमारे वो इंजेक्शन की उपलब्धता होगी, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है। एक दिन में एक व्यक्ति को वो 2 से लेके 8 इंजेक्शन भी लगते हैं। तो हाँ, अभी तो एक की भी एक भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वो काफी बिल्कुल। अच्छी बात है कि वो अगर हमारे प्रदेश में उपलब्ध होगा कुछ ही समय। हाँ, नेटवर्क इशू है, आज मौसम ठीक नहीं है हमारे यहाँ। हाँ जी। गगन जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, एक पर्सनल बात पूछना चाहता हूँ कि जी। आपने इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, इतने नेगेटिव माहौल में भी आप इतनी पॉजिटिविटी रख रहे हैं, तो कोई एक ऐसा मोमेंट आपके इसे पिछले कुछ दिनों में आया होगा जिसको आप कभी लाइफ में भूल नहीं पाएंगे, इस इस मदद के दौर में जी। कोई सा एक आप मोमेंट आप शेयर करना चाहते हो तो? एक जी, मोमेंट की आप बात कर रहे हैं, अभी हमारे हमारे पास ऐसे दिन भी आए हैं, तकरीबन 100 से 200 कॉल हम अटेंड करते थे, रिसीव करते थे, और हमें 50-60 कॉल हमें लगाना पड़ता था। तो जो अटेंडर की जो हाँ, आवाज होती थी ना, वो अटेंडर जो
या हाँ तो बहुत बड़ा डॉक्टर है या पुलिस में काम कर रहा है या आईएएस अफसर तक के फोन हमने रिसीव किए, मदद के लिए वो गुहार लगाते थे। तो वो एक मायूसी भरी आवाज वो हमेशा याद रहेगी। और आप इसे मोमेंट की बात करते हैं तो मैं मुझे याद आता है वो मोमेंट जब मदर्स डे के दिन रात के 12:30 बज रहे थे, लोग स्टेटस डाल रहे थे अपनी मम्मी की फोटो। हमें एक हाँ अटेंडर थी, उनकी मम्मी चिराग में थी, उन्होंने डाला मिस यू मॉम करके। तो हाँ मैंने उनसे पूछा कि आप कल इनसे मिल हाँ लीजिएगा जाके, आप उनको मिस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग में हाँ हाँ, प्रोटोकॉल है कि जी बिल्कुल चिराग में याद आ गया। प्रोटोकॉल है कि अंदर जाने नहीं देते वो। तो मैंने कहा हाँ, ये तो सही है फिर। तो मैंने कहा इंतजार अगर मैं करिए आप। आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बात करूं तो वो मदर्स डे वाले दिन की बात है जिसको आप हाँ, बता रहे हैं। उसी उसी दिन की बात है। तो मैंने पहले समझाया, मैंने कहा जी जी जी। प्रोटोकॉल है वहाँ पे, अंदर जाने नहीं देते। तो ठीक होने के बाद आप मिलिए और हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जी उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और एक बार मिलना चाहती हूँ। तो हमने रात में ही प्रबंध जी करने की कोशिश करी कि अगर सुबह तक कुछ हो जाए तो कोशिश रात से ही शुरू कर डॉक्टर से। फिर हमने सुबह कॉल किया डॉक्टर को, तो उन्होंने जी। इनको परमिशन दी। और ये पल हमेशा याद रहेगा उनकी। उसके बाद उनका मैसेज आया मम्मी का, उन्होंने फोटो शेयर किया। बहुत खुशी वाला ये पल था। हाँ, वो मोमेंट तो काफी इमोशनल मोमेंट भी था। और एक आपके लिए खुशी की बात भी थी कि आपने किसी की एक मदर्स डे के मौके पे आपने मदद करी। इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई ऐसे कई जी मोमेंट है जो हाँ मतलब आए और भावुक कर गए। उनकी आवाज में कह रहा हूं ना कि वो आवाज ही सबसे भावुक करने वाला मोमेंट है जो कभी भूला नहीं सकते हम। सही बात है गगन भाई, गगन जी। तो गगन जी, इसी बात पे मुझे और आपने जो करा उसके लिए एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात याद आती है, आपसे बताना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे कि परहित सरची धर्म नहीं भाई, कि दूसरों की मदद से बढ़ के आपका कोई धर्म नहीं है, आपका कोई पुण्य नहीं है। और आपने उसी बात को सिद्ध कर दिया। बिल्कुल, सभी का साथ जहाँ पर हो तो कोई भी बड़ी बड़ी समस्या दम नहीं टेक पाती। तो ये इसका उदाहरण है। जब सब मिलकर साथ आए, सब अलग अलग जी, विचारधारा धारा के लोग जो एक दूसरे को कुछ दिन पहले टोक रहे थे, जानते भी नहीं थे। समझा रहे थे, जानते नहीं थे, वो सब एक साथ आए। कुछ तो ऐसे भी थे अर्जुन भाई, आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ जिनके घर में हाँ। अपने अपने जो परिजन को इन्होंने खोया है, कुछ टाइम रहकर परिवार में लोगों की मदद कर रहे थे हमारे साथ। ऐसे भी लोग हैं। जी गगन जी, बहुत बढ़िया बात है। आप जैसे जो टीम में जो साथी रहते हैं तो ये अवश्य सफलता मिलती है। तो गगन जी, आप आज एक और मुद्दा है, काफी गंभीर मुद्दा है ये, कि वैक्सीनेशन के लिए हम्म। कुछ गलत फहमियां फैल रही है। मैंने भी हम्म। अभी मैं आपको एक रियल किस्सा सुनाना चाहता हूँ हम्म। कि अभी हमारे पास एक गांव है, वहां के एक व्यक्ति से मेरी बात हुई। वो दो तीन लोग ग्रुप में बात कर रहे थे, मैं भी वहीं पे खड़ा था। तो उन्होंने बोला कि हमने एक डोज लगवा लिया है और दूसरा डोज नहीं लगवाएंगे क्योंकि इससे मर रहे हैं। तो मुझे उस दिन ये पता चला कि काफी गलत फहमियां फैल रही है, और ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं हम्म। वो करते हैं ये सब काम। तो कहना चाहते हैं। हमारी टीम में मैंने कहा कि अभी बात करें तो करीब 700 से 800 लोग हैं। और उनमें से मैं बात करूं तो जी करीब 250 से 300 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और कोई भी समस्या नहीं आई। और ये बात तो मैंने हमारी टीम की करी। और जब बात करते हाँ हैं दोस्तों में या आस पड़ोस में, अपने घर में, तो घर में भी जी सबको वैक्सीन लगवाई है, किसी को भी कोई समस्या नहीं आई है। और ये जो बातें व्हाट्सएप पर चल रही हैं, इनसे जी इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है। जो जी। केसेस आते थे हाँ, वो सोल्व करने में हमें देरी होती थी। तो ये झूठे मैसेज आना, अफवाहें आना, उनमें हमारा जी। समय ज्यादा लगता था इनको वेरीफाई करने में। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, झूठ है और डर है। और इसको हम सबको दूर करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना कि जब कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई नहीं आता, बाकी उसको नीचे धकेलने के लिए सब कोई आते हैं। आप आप इसका गलत तथ्यों से जुड़े हैं। जी जी, बोलिए। इसका उदाहरण देना चाहेंगे ना हम कि अमेरिका और ब्रिटेन को हम देख रहे थे अखबारों में, टीवी चैनलों में, कि सबसे जी ज्यादा कोरोना यहाँ पे है, जब भारत में ये हालात नहीं बने उससे पहले। हाँ
हम हंस रहे थे, लोग हंस उस रहे थे वजह ग्रामीण भारत में, और जिनको समझ में नहीं आ रहा था, इसको कोरोना को मजाक में समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका में से। ऐसे हालात हैं, वहां पे सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, और भारत में जी तो सब ठीक कर लिया, कोरोना चला गया। और वहां पे जी जो हालात आप सुधरे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है वैक्सीनेशन। अमेरिका में कुछ जी राज्यों में कह दिया गया कि बिना मास्क के आप घूम सकते हैं अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन के लगवा ली है तो। ब्रिटेन में रेस्टोरेंट खुल गए जी हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोज या 1 डोज ले लिया है। तो हमें भी वैक्सीन जी। लगवाना है सबसे पहले, ये हालात उसी से ठीक होंगे, वहां के दूसरा कोई कारण नहीं है, ये बड़े बड़े विशेषज्ञ कह चुके हैं, ये अनुभव है। देखो, इस विषय में गगन जी ने बहुत अच्छा बात बताई है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि ये अफवाहों पर ध्यान ना दें कि अगले महीने कोरोना खत्म हो जाएगा या उसके अगले महीने खत्म कोरोना जब होगा जब इंडिया के 70 से 80% लोग वैक्सीनेट होंगे। क्योंकि इंडिया की 67% पॉपुलेशन अबव 18 है और 33% बिलो 18 है। तो 67% को वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा, एक ऑन एन एवरेज 60 to 70% जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, जब तक ये महामारी का दौर खत्म नहीं होगा। और इसके लिए एक बात और है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में वो काफी कम है। एज एन एवरेज एक टारगेट रहता है कि अब जो भारत बायोटेक है वो 15 से 20 करोड़ डोजेस प्रोडक्शन करती है। और जो कोविडशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट की है वो 40 से 50 करोड़ करती थी। तो अब इनका एक ऑन एन एवरेज एक टारगेट बनाया है कि 80 से 90 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविडशील्ड है और भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन 40 से 45 करोड़ का प्रोडक्शन करेगी, ना कि अभी हो रहा है। तो इसी इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बात ये सामने आती है कि अगर इंडिया में अगर वैक्सीनेशन का काम पूरा कंप्लीट होगा तो वो 2022 मई अप्रैल या मई से पहले नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो करें, ताकि आप अपनी सुरक्षा तो करें और इससे आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। गगन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका ब्रिटेन सबसे बड़ा उदाहरण है, और साथ में जी मुंबई का भी आज उदाहरण है कि अखबार में आया है कि सबसे ज्यादा जल्दी से वैक्सीन लगवाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार कर रही है, और आज उसका उदाहरण अभी अभी जस्ट निकल के आया है, हमारी बात चल रही है उससे कुछ मिनटों पहले। तो सभी सरकारें चाहती जी हैं, सभी राज्य सरकार चाहती हैं, केंद्र सरकार से गुहार कर रही है कि हमारे राज्य को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दो। यही कारण है, वैक्सीन ही एक हल है इसका। जी। ये बहुत सही बात है कि वैक्सीन के अलावा कोई हल नहीं है इसका। और इसके लिए लोगों को जागरूक जागरूक करना पड़ेगा। आज जो बात मैंने आपको बताई ये एक रियल फैक्ट बताया है, हमारे इधर का ही बताया है। मतलब एक जो आम लोगों में जो बातचीत होती है उसका एक मैंने आपको उदाहरण दिया था। तो ये भावना ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के मन में थी, ये सभी के मन में है। तो इसके लिए आपको जागरूक करना पड़ेगा। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें। सरकार अपना काम कर रही है, पर सरकार कोसने से अच्छा है कि अगर इसमें आगे आए तो आज हमारा देश सुरक्षित रहेगा। गगन जी बताइए। बिल्कुल, सरकार अपना काम कर रही है, जितना जो काम उनसे बन रहा है, हम इतना कर सकते हैं सिर्फ कि घर बैठे लोगों को सही जानकारी दे सकते हैं, और जो जानकारी गलत आई है, जिस पे आपको भरोसा नहीं है या थोड़ा सा भी शक है, उसको बिना वेरीफाइड करें जी उसको फॉरवर्ड ना करें, स्टेटस ना लगाएं। ये थोड़ा सा हम इतना सा हाँ काम कर दें तो सही व्यक्ति तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच जाएगी। जी। सही जानकारी की बहुत आवश्यकता है। तो फिर जी आपको आप जो काम कर रहे हैं इसमें अभी थोड़े दिन पहले आपको एक और डिमांड आती थी आपके पास, मैंने आपकी पोस्टर देखी, वो थी ऑक्सीजन की। तो उसकी क्या स्थिति है अभी हमारे प्रदेश में? हाँ, मैंने जो ऑक्सीजन की टीम हमारी लगी हुई है अलग से, हमारी अलग अलग टीम हमने डिवाइड कर रखी थी, प्लाज्मा के लिए अलग थी, ऑक्सीजन के लिए जी अलग थी, बेड वेंटिलेटर के लिए अलग। तो ऑक्सीजन टीम में जो काम कर जी रहे हैं, मैंने उनसे पूछा आज, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ना के बराबर समस्या जो थी, विकट समस्या जो बीच में आ गई थी, वो पूरी तरीके से अब जी। चली गई है, ऑक्सीजन के लिए आ रही है वो, खत्म हो चुकी है, अब अस्पताल में सीधा मिल रहा है। देखो, वर्तमान मैं आपको एक बताता हूँ कि ऑक्सीजन की जब डिमांड थी तब मैंने देखा है कि इसकी भी कालाबाजारी हो रही थी जो इंडिया में काफी प्रचलित है।
और जो रुक नहीं सकती। पर उस कालाबाजारी में जो ऑक्सीजन सिलेंडर 1,000 का आता था उसे लोग 5-5 हजार में भी बेच रहे थे। गगन जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जनरेटर मात्र 40 से 50 हजार का है, उसको 3 लाख में कहा कि 3 लाख में आप ले लीजिए और आधे पैसे अभी दे दीजिए और डिलीवरी होने का। और उनकी बात करने का लहजा उसमें, उनको कोई दर्द दुख या लोगों की क्या स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बिजनेस के लिए आ रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसे लोगों को सरकार देख रही है, पुलिस लगातार खबरें आ रही हैं कि इनकी गिरफ्तारी, तो ये चीजें इनसे हम अलग हट गए, इनको नजरअंदाज कर दिया है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो ऐसे लोगों तक कम से कम लोग पहुंचे, उनसे पहले सही जगह उनको हम पहुंचा दें, ये हमारी कोशिश है। अभी एक मेरी जानकारी में एक बात आई थी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको आवश्यकता थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो उन्हें एक ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 में मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की क्या कंडीशन रही होगी उस समय। बिल्कुल, ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी राहत भरी खबर है। ऑक्सीजन के लिए और साथ में रेमडेसिविर के लिए और प्लाज्मा के लिए सरकार ने साफ कर ही दिया है कि कारगर नहीं है। सबसे ज्यादा जो केस आ रहे हैं वो ब्लड आ रहे हैं हमारे पास, और ब्लड के लिए जो केस आ रहा है उनको पहले जी। हम समझाइश देते हैं, अटेंडर को बात करते हैं कि या तो आप खुद अपनी फैमिली में किसी से ब्लड डोनेट करवा लीजिए। अगर वो ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं करवा है, लीजिए। हाँ, ब्लड ग्रुप जी। मैच नहीं होता है, तो आप ब्लड बैंक में जाइए और एक्सचेंज करवा लीजिए। आपका ओ पॉजिटिव है और आपको बी पॉजिटिव चाहिए, तो ओ पॉजिटिव आप ब्लड बैंक को दीजिए और बी पॉजिटिव आप उनसे लीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, जागरूकता की कमी के कारण लोग डर रहे हैं। परिवार में किसी को ब्लड चाहिए तो वो देने के लिए आगे नहीं आ रहा है, वो चाह रहे हैं दूसरे डोनर को यहाँ आए देने के लिए। तो ये चीज हम पहले कोशिश करते हैं कि उनकी मदद उन्हीं से पूरी हो जाए। अंतिम जब जो जी। रहता है कि यार ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमारे डोनर हम भेजते हैं और ब्लड डोनेट करवाते जी। हैं। हाँ, तो इसी उसमें एक हमारे एक मित्र और हैं, अनवर जी खान, जो हाँ। मेरे सहपाठी हैं बचपन से। हम्म। वो भी, उनको भी एक उन्होंने बहुत सराहनीय कदम उठाया था कि जिस समय पूरे इछावर को ऑक्सीजन सिलेंडर वो प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वो उस समय वो अपने ईद रोजे चल रहे थे उस समय, हम्म। उनका रोजा भी था, फिर भी वो ऑक्सीजन की नीड पूरी करने के लिए भोपाल में 4 दिन तक रहे, लाइन में लगे रहे, सिर्फ इसलिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर एक आम आदमी तक पहुंचा सके। क्योंकि अगर वो वहां पर 4 दिन नहीं रुकते तो आज हमारे इछावर में सिलेंडर नहीं मिल पाते। तो वो भी, उनका भी काफी सराहनीय कदम था। बिल्कुल, ये लड़ाई मानवता से की जा रही है और मानवता इसमें बहुत आगे आ रही है निकल कर। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं बिना कोई भेदभाव करके। बाकी हमारे भारत देश में जिस तरह कहा जाता है कि पिछड़े जी। लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, ऐसे विदेशों में राय बनी हुई है। और आज अब हम देख सकते हैं कि कैसे लोग मदद करने आ रहे हैं, तो ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है। देखो गगन जी, उसमें तो एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या पत्रकार हैं जो भी है, वो इंडिया को एज ए पुअर कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। और उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि इंडिया में मूवी बनती है स्लम डॉग मिलियनियर, तो वो इंडिया का वो पक्ष दिखाते हैं कि स्लम एरिया। बाकी ऐसा नहीं है कि इंडिया इंडिया काफी एक डेवलपिंग कंट्री है और इन फ्यूचर वो डेवलप्ड, मतलब सुपर पावर के रूप में सामने आएगी। पर इस विषय में कुछ नहीं होता है, लोगों को गुमराह करते हैं और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को एज ए पुअर कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपने हर मूवी में देखा होगा। बिल्कुल, ये चीज से आप मैं भी काफी हद तक सहमत हूँ कि जिस समय मीडिया को ये दिखाना चाहिए था कि कहाँ पर रेमडेसिविर मिल रहे हैं, कहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का रिफिल हो रहा है, कहाँ पर ये वाली जी। जी। मेडिसिन मिल रही है, कौन सी अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, इस चीज को ना जी। दिखाते हुए उन्होंने राजनेताओं को लड़वाया है, डिबेट करवाई है। और जी, ऐसी बिल्कुल खबरें दिखाई सत्य का। हैं, ऐसी खबरें दिखाई हैं कि लोगों को, डॉक्टरों को कहना पड़ा अपने पेशेंट से कि आप प्लीज घर में टीवी चालू ना करिए, इनकी मानसिक स्थिति पेशेंट की खराब हो सकती है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि वास्तव में मीडिया ने क्या काम किया है। वो लोगों को हतोत्साहित करा है उन्होंने सिर्फ, ना कि बिल्कुल। एक उन्होंने सही जानकारी नहीं दी है उसमें।
बिल्कुल, मैक्सिमम चैनलों ने यही किया है। और इस बीमारी से हम जल्दी जंग जीत सकते थे। बीच में भी हम जब ठीक हुए, हालात ठीक हुए, तो मीडिया को पूछना चाहिए था कि जब सेकेंड वेव के लिए विशेषज्ञ कह रहे हैं, मान लीजिए आ जाती है, हाँ तो क्या तैयारी है। ये सवाल एक बार भी सुनने को नहीं मिला। तो ये कमियां रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, देखिए मैं आपको एक सत्य आपके सामने प्रकट प्रकट करना चाहता हूँ। ये मतलब एक कटु सत्य है जो आज आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये जो है कि हमें ये नहीं पता था कि ये कोरोना इंडिया में पिछले मतलब मार्च के मंथ के पहले कैसे खत्म होगा। ये ना तो गवर्नमेंट को पता था ना किसी को पता था। बट लोग सब एंजॉय कर रहे थे। गवर्नमेंट अपनी तारीफ कर रही थी, लोग अपनी तारीफ कर रहे थे, पर किसी ने को ये नहीं पता था कि ये खत्म कैसे हुआ, विदाउट वैक्सीनेशन कैसे खत्म होगा। बिल्कुल, विदाउट वैक्सीनेशन ये खत्म नहीं हो सकता, ये कह दिया है विशेषज्ञों ने, और ये हम देख रहे हैं उदाहरण। तो इसमें कोई दुराया नहीं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो हमें कोविड नहीं होगा या हमें आगे कुछ समस्या नहीं आएगी। तो ये गलतफहमी में लोग हैं। इससे अच्छा जब भी जी उन्हें स्लॉट मिले, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया होगा, तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो तो रजिस्ट्रेशन पहले करवाएं और स्लॉट देखते रहें, और स्लॉट जैसे ही मिले वैक्सीन लगवाएं। जी, देखो सरकार को कोसना या किसी एक संस्था को कोसना वो तो एक सही है, एक हद तक सही है। पर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले, ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि लोग अपनी हमने देखा है कि जैसे अनलॉक का फेज 1 फेज 2 फेज 3 जैसा जैसा आता गया, इंडिया में हर चीज ओपन हो गई थी। वहीं ब्रिटेन में लॉकडाउन था, अमेरिका में लॉकडाउन था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। आपने जो पहले भी एक बात बताई कि अमेरिका के लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो आज क्या सिचुएशन है हमारे देश में, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि लोगों को शमशान घाटों में भी जगह नहीं मिल रही थी। पर इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब लोग पार्टी, चुनाव और न्यूज एजेंसियां सिर्फ चुनाव की ध्यान दे रही थी, ना कि एक कोरोना की सेकेंड वेव पर। बिल्कुल, इसमें कमियां रही हैं, जब भी ये हालात बने हैं। और जी भले ही देर आए, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसमें लोगों की जान चली गई। उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी बनता है। और इसका जवाब जो परिजन हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपनों को दोस्तों को खोया खोया है। है, ये जवाब वो चाहेंगे। और ये जवाब देना चाहिए। ये जवाब बहुत जरूरी है। ये ऐसी महामारी हम जानते हैं कि 100 साल पहले आई थी ऐसे हालात। तो ऐसे हालात में जी जवाबदेही बनती है। और आज भी ये सवाल बना रहेगा कि क्या थर्ड वेव आएगी, उसके लिए क्या तैयारी है, क्या तैयारी आप कर रहे हैं। ये सुनिश्चित अभी हमें कर लेना चाहिए, सवाल पूछकर। देखो, जैसे कि आपने बताया कि इसका प्रश्न पूछना चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट ने इसी विषय में एक बोला था। हम्म। मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि जब इंडिया में सेकेंड वेव का बोल चुके थे, उस हम्म। समय इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन क्यों करवाए, ये उन्होंने प्रश्न पूछा था। और उन्होंने इसका एक और बोला था कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पे उन्होंने तो आपको बता बता सकता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप ये कोई न्यूज एजेंसियां नहीं बताएगी आपको, मैं बताता हूँ कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उस पर मर्डर का केस चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने इस भयंकर महामारी में भी इलेक्शन करवाया। बिल्कुल, सही कहा ये। और जब फर्स्ट वेव जब आई थी, तो उसमें हमने देखा कि जी जिलों में एक केस आने के बाद भी किस तरह पूरा लॉकडाउन कर दिया गया। जब पेशेंट एक एक घर में मिलते थे माइल्ड केसेस के, तो पूरा घर सील कर जी देते थे, पूरी कॉलोनी सील कर दी जाती थी। और आज ऐसे हालात है जी कि जी पूरी कॉलोनी की कॉलोनी कोविड पॉजिटिव है, उसके बाद भी कोई रोका टोकी नहीं हो रही है। तो ये कमियां रही हैं, और अभी भी ऐसे हालात हैं जिनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। अब आप ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने देखा कि आईपीएल चल रहा था हमारे इंडिया में, साइड पैरेलली सेकेंड वेव भी चल रही थी। बट लोगों का इंटरेस्ट आईपीएल में था, ना कि सेकेंड वेव में। और आज
सेकेंड वेव ने जो दिखाया है, जो इंडिया में कंडीशन कर दी, वो जग जाहिर है। बिल्कुल। ये जो वेव सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, इतनी घातक के रूप में देख रहे हैं, तो इसमें नतीजा यही रहा है सबसे बड़ा कि लोगों की लापरवाही रही है। और इसमें हमारी कोई पहले तैयारी नहीं रही देश की सरकार की, ये भी एक लापरवाही जी हमारी रही। और ये बहुत, इसने समय नहीं दिया, बीच में इतना समय था उसमें तैयारी करी नहीं। और बाद में ऐसा नहीं हुआ कि धीरे धीरे केस बढ़े, अचानक केस बढ़े, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, पता नहीं चला बढ़ने में। तो ये हमारी जो नया स्ट्रेन आया है उससे ज़्यादा समस्याएं बढ़ी हैं, वो बीच में लापरवाही रही। ये बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ आपकी बात से। गगन जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, वो सभी से बात बोलना चाहता हूँ कि एक और मिथ्या है, वो माइथ ये है कि हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो भावनाओं में बहते हैं। कैसे बहते हैं वो आपको मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि जब हमारे इंडिया में कोरोना था, तब हमारी जब कंडीशन अच्छी हो रही थी, तो हमारे देश के लोगों को एक भावनाओं में बहते हैं कि हमारे देश इंडिया को वो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, ना कि अमेरिका या ब्रिटेन से। क्यों? आप ये खुद जानते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी का बराबर तो एक कोटा जाता है हमारे देश में एक सेक्टर के लिए, और वहीं आप हमारे देश के लोग पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर करते हैं, और वो काफी गलत है। कंपेयर करना है तो अमेरिका ब्रिटेन इनसे करो। नहीं है, उनको वेरीफाइड आप करिए, हाँ वेरीफाइड आप करने में समर्थ हैं तो हमारी सहयोग टीम जी का सहयोग 19 के नाम से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, तीनों पर पेज है, वहां पे हमें शेयर करिए। कोई भी मदद की आपको आवश्यकता है तो तत्काल आपको उसकी सही जानकारी सही जगह पहुंचा दिया जाएगा, और मदद आपकी करने के लिए पूरी टीम तैयार है। तो गगन जी, नेटवर्क इशू को देखते हुए मैं आज का यही समाप्त करना चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने काफी अच्छी जानकारी हम सबको प्रदान करी, और आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप हमेशा ये का आगे भी आपकी टीम अच्छा काम करती रहे, और बस ये सेवा का भाव बढ़ा के रखिए। और यही के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद जो जुड़े रहे और सभी ने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जय हिंद। जी, जय हिंद।